Okay, so our next topic is John Milton. Okay, his poem is On His Blindness. इनका नाम सुना होगा जॉन मिल्टन। इनकी बहुत फेमस पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बेसिकली इट्स अ सोनेट। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये सोनेट है, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 16 है। ओके, सॉरी, शेक्सपियर नहीं, मिल्टन। ठीक है, मिल्टन का सोनेट नंबर 16 है। मिल्टन ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 24 सोनेट्स नंबर 24 नहीं, टोटल 24 सोनेट्स इनके काफी फेमस हैं। ठीक है, तो 24 में से 16 नंबर सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इट इज इन आवर सिलेबस, so we will discuss about some biographical details of John Milton, then our poem of syllabus, that is on his blindness. Okay, so let us have some biographical ideas about John Milton. Okay, his father's name was also John Milton. ठीक है, मतलब ये कितना अजीब है। हाँ, पापा का भी नाम वही, बेटा का भी नाम वही है, तो इनको यहाँ पर आप जॉन मिल्टन सीनियर मान लीजिए। ठीक है, हाँ, मदर है सारा जाफरी। ठीक है, स्पेलिंग जाफरी यही है, JEFF सही है ना। ओके, सारा जाफरी। यहाँ पे इनके पिताजी के नाम मिल्टन ही है, ध्यान रखिएगा। जॉन मिल्टन उनका भी नाम है और इनका भी। इन दोनों पेयर से, ठीक है, लगभग 6 बच्चे हुए। हाँ, जो इनका एक सिस्टर थी जिनका नाम है एनी, और यह इसका मिल्टन बेसिकली टाइटल है, जॉन नाम है इनका। ठीक है, इनका एक भाई है अलेक्जेंडर। ये तीनों इन्फेंसी में या बहुत कम उम्र में ही एक्सपायर हो गए। ठीक है, ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, बट ये 3 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं। एनी जो सिस्टर थी, इनकी बड़ी सिस्टर, जॉन मिल्टन, देन अलेक्जेंडर। ओके, ये जो फैमिली थी, इनके जो पेरेंट्स थे, यहाँ पर आप लिखना भी लिख लीजिए, 1608 से लेकर के 1674 तक। ये इनका टाइम पीरियड है जॉन मिल्टन का। जो ये समय था 1620s या 1600 ऑनवर्ड। ठीक है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा रिफॉर्मेशन या रिनेसा का नाम सुना है, पुनर्जागरण। इनने पुनर्जागरण सुना होगा, उसे इंग्लिश में रिनेसा कहते हैं। तो जो रिनेसा था वो बेसिकली देखा जाए तो 2 तरीके का रिनेसा था, मतलब 2 मॉडल थे उसके। एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन में था, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में था। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया लोगों का, मतलब चीज़ों का, वो था मॉडल, वो एक स्टार्ट हुआ। और दूसरा था रिलीजियस रिफॉर्मेशन। तो जो सबसे बड़ा चेंजेस लाया पूरे यूरोप में, वो रिलीजियस रिफॉर्मेशन लाया, जिसको हम सिर्फ रिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ रिफॉर्मेशन कहते हैं। बट वो जो रिफॉर्मेशन वर्ड है, उसके पीछे अगर रीजन देखेंगे तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन है। बिकॉज एट दैट टाइम द रिलीजन आर द चर्च वेयर गवर्निंग द पावर। राजा थे, लेकिन राजा का भी पावर सारा कहाँ रहता था? रिलीजियस चर्चेज में। ठीक है, जो चर्चेज थे उनके पास पावर ज़्यादा होती थी। तो इस पर हम फिर और कभी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बट यहाँ पर हमको क्या समझना है कि जो इनका पीरियड था, इसको कहा जाता है इट्स पीरियड ऑफ रिलीजियस फ्लक्स एंड पॉलिटिकल अपीवल्स। ठीक है, मतलब जो रिलीजियस उतार चढ़ाव थे, आज रिलीजियस डिस्टर्बेंस थे प्लस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, तो दोनों डिस्टर्बेंस एक साथ चल रहे थे। उसके पीछे की रीजंस क्या थे, ये हमें समझना होगा। हालांकि इतना डीप में मुझे लगता नहीं जाने की जरूरत है, बट फिर भी जान लीजिए कि जो रिफॉर्मेशन था, रिफॉर्मेशन
ठीक है। ये रिफॉर्मेशन क्या था कि पहले पूरा इंग्लैंड या पूरा यूरोप कैथोलिक्स हुआ करते थे, ठीक है। कैथोलिक्स का मतलब है कि जो बाइबल हिब्रू मॉडल में लिखी गई थी, ठीक है, हिब्रू मॉडल में जो बाइबल लिखी गई थी, उस बाइबल में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया उसको अक्षरशः मानना, वो कैथोलिक्स होते थे, ठीक है। उस कैथोलिक्स में अगर आप देखेंगे आज भी वही रूल है कि अगर आपके पास शादी हो गई तो यू विल नॉट गिव डिवोर्स, या आप उसको छोड़ कर दूसरे शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके में कैथोलिक्स में। लेकिन धीरे धीरे समय बदला वहाँ पे, या आपकी वाइफ अगर अलाइव है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी है उसमें, स्पाउस अलाउ है, इस तरीके का कैथोलिक्स। और उनके जो रूल्स थे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। धीरे धीरे इसमें चेंजेज आए, क्यों? क्योंकि ये लोगों के लिए परेशानी बन गया, या इसमें बहुत सारी उनको कमियां दिखी, जो भी रहा रीज़न, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं यहाँ पे। धीरे धीरे वहाँ पे एक ग्रुप किया जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं उनको। इनके विरोध में एक्चुअली निकला, इनको विरोध मतलब वो भी क्रिश्चियन ही है, ठीक है, लेकिन उनका विरोध ये था कि जो चर्च सारा पावर ले रखा है और सारा जो चर्च कहता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही करिए, ऐसे एक्टिविटीज कीजिए, ये रिलीजियस एक्टिविटी ऐसे करिए, उसी को वैसे ही करना, उस पर उन्होंने विरोध किया, ईश्वर पे नहीं, ठीक है, ना तो जीसस पे, ना ही उससे रिलेटेड उनके बिलीफ पे। उनका विरोध एक्टिविटीज पे था, जो रिचुअल या प्रैक्टिसेस थे, ठीक है। जैसे अगर हमने एक बार आपको सुनाया था एक कहानी में कि प्रोटेस्टेंट मतलब उसमें काफ़ी था, मार्टिन लूथर जर्मनी में थे, और हेनरी 8 1520s में वो काफ़ी वहाँ पे इंग्लैंड में वर्क किया उन्होंने, इस तरीके का था। जैसे मैंने कहा ना, एक वहाँ पे शब्द चलता था टिकट ऑफ इंटेलिजेंस, मैंने बताया था टिकट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये टिकट होता था, टिकट मतलब एक पर्ची कटा लीजिए, आपसे कोई पाप हो गया, सिन हो गया, आप उस बदले में पछतावा करना चाहते हैं, ठीक है, तो कन्फेशन जिसको उनकी भाषा में कहते हैं, आप जाइए चर्च में, बताइए कि हमसे ये गलती हो गई। उस गलती के लिए आपसे कुछ पैसे लेंगे या कुछ करेंगे, आपके नाम की एक रसीद काट देंगे, पर्ची काट देंगे, और उस पर्ची के बदले फिर आपके लिए जो प्रेयर होगा या जो भी उनका रिचुअल्स है उसको परफॉर्म करेंगे, और आपका वो सिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक था उसमें, ये सच्ची घटना है एकदम, मुझे क्या नाम नहीं याद आ रहा है। एक बंदा था ऐसे ही जो गया, एक इवेंजलिस्ट जो उनका प्रचारक आया हुआ था, वो सब सारी चीज़ें पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते उसने ये भी बताया कि मतलब अगर आपसे कोई सिन ना हुआ और लगता है कि हो सकता है तो उसका भी आप पर्ची कटा सकते हैं। तो वहाँ का एक जागरूक जो सिटीजन था वो खड़ा होकर पूछा कि मान लीजिए अगर हम कोई ऐसी पर्ची कटा ले जो घटना ना हुई हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको लगता है हम कभी किसी को मर्डर कर देंगे, तो क्या हम उसकी पर्ची कटा सकते हैं? तो बोला कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो टिकट ऑफ इंटेलिजेंस ऐसा एक व्यवस्था थी वहाँ पे कि अगर कोई सिन आपने किया है तो उस सिन को आप कॉन्फेस करके ख़त्म कर सकते हैं, उसका जो पछतावा आपके मन में होगा उसको खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था थी इसमें। तो जो प्रोटेस्टेंट थे ये इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं मानते थे, वो इनका विरोध करते थे। इनके यहाँ भी यही रहा। जैसे अगर जॉन मिल्टन की बात करें, ही हिमसेल्फ वाज प्रोटेस्टेंट, लेकिन उनका छोटा भाई है जो इधर अलेक्जेंडर, ये लॉयर था, रॉयलिस्ट था, मतलब लॉयर था, ये अच्छा खासा एजुकेटेड लॉयर था, ठीक है। ये कैथोलिक था, इसी परिवार में देखिए कितने, ये कैथोलिक था, ये प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। मतलब एक ही घर में दोनों भाइयों के विचार अलग अलग होते थे। बेसिकली जो प्रोटेस्टेंट थे उसी समय एक नया ग्रुप इमर्ज किया जिसको कहा गया प्यूरिटन्स। ठीक है, प्रोटेस्टेंट के अंदर ही एक नया ग्रुप या उसी समय एक नया ग्रुप आया जिसका नाम रखा गया प्यूरिटन्स, ठीक है। और उस प्यूरिटन एज को, मतलब उस पीरियड को, जैसे 1625 से लेकर के 1660 तक के पीरियड को कहा जाता है प्यूरिटन एज, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसमें प्यूरिटन्स बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे। प्यूरिटन्स क्या थे? इट वाज अ ग्रुप, इंग्लिश ग्रुप, मतलब इंग्लिश मैन का ग्रुप। इट वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मैन हु वेयर प्रोटेस्टिंग द वेरियस एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस थे, बहुत सारे एक्टिविटीज थी, उसका विरोध करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर वैसे ही क्यों माने, ईश्वर हमारी बात वैसे ही क्यों सुनेगा जैसे वो कह रहे हैं सुनाने के लिए, जो रिलीजियस टीचर्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस कह रहे हैं। तो ये लोग का मतलब, इसको अगर आप समझे दूसरी भाषा में, प्यूरिटन्स मतलब है प्रकृति पूजक, मतलब जो नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है चीज उसकी हम माने, उस तरह की चीजें व्यवहार करें। ये प्यूरिटन्स का एक ग्रुप वहाँ पे इमर्ज किया, बहुत तेजी से ग्रो किया, और इन लोगों ने उन प्रैक्टिसेस का विरोध किया, रिलीजियस, स्पेशली रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, जो उनको लगता था कि खराब है या अनफ्रूटफुल है। ठीक है, तो इन चीजों का विरोध किया। तो मिल्टन भी एक, मतलब प्यूरिटन्स में सबसे बड़े प्यूरिटन माना जाता है मिल्टन को। मिल्टन के लिए सबसे पहला लाइन यही आता है कि मिल्टन वाज ए प्यूरिटन। प्यूरिटन का मतलब है एक इंग्लिश ग्रुप जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज या रिलीजियस बिलीफ का विरोध करता है। ठीक है, जो उनको सूट नहीं करता है, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ ये इनजस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है या ठीक नहीं है, इस तरह के प्रैक्टिसेस को वो लोग विरोध करते थे, और ये बहुत तेजी से इमर्ज किया उस पीरियड में। इसी समय पॉलिटिकल अपहीवल्स बहुत अधिक हुए। पॉलिटिकल अपहीवल्स क्या हुए, इसको समझने थोड़ा सा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझ जरूरत है। उनका भाई है अलेक्जेंडर, एक लॉयर था, रायलिस्ट था, और ठीक है, और वकील था। ये वकील, रायलिस्ट और कैथोलिक था। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सिर्फ इसलिए इसका जिक्र किया कि मैंने बताया कि जो पीरियड था ये रिलीजियस फ्लक्स और पॉलिटिकल अपीवल्स का था। ठीक है, अब सरकार जो चल रही थी उस समय कैथोलिक्स की चल रही थी, ये प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया। सरकार मतलब उसमें किंग था वहाँ पे, राजा। जब प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया तो प्रोटेस्टेंट की राज आ गई। प्रोटेस्टेंट जब तक रहे तब तक ये सही रहे, मतलब उनके संरक्षण में इनको घर वर मिला, सब कुछ मिला। और जब ही सरकार बदली, मतलब राजा बदला, ठीक है, और वहाँ पे इसके बाद इनको निकाल दिया गया, इनको इम्प्रिजन कर दिया गया, और इनको फाइन भी कर दिया गया, मतलब इनको जेल में डाल दिया गया, इनको पर फाइन लगा दिया गया। और जो सर्विस में थे, ये सर्विस बहुत अच्छी सर्विस थी, नौकरी इनकी ये थी फॉरेन सेक्रेटरी की, ठीक है, हाँ, मतलब लैंग्वेज की फॉरेन सेक्रेटरी थे ये, मतलब बहुत अच्छी नौकरी थी इनकी, उससे भी निकाल दिया गया। अब बहुत मेहनती थे ये मिल्टन, मतलब इनसे ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं है राइटरों में, मतलब इतना ज़्यादा किताबें पढ़ डाले थे, और 7-8 भाषाएं आती थी, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, फ्रेंच, इंग्लिश, प्लस जो लोकल्स थे वो सब आ रही थी, बहुत सारी भाषाएं आती थी। ठीक है, तो ये जो इनका भाई था अलेक्जेंडर, जब ये जेल में चले गए थे, ठीक है, तो ये इनके कुछ और दोस्त जो राइटर्स थे, जैसे डेवेनांट करके एक राइटर थे, और एक दो लोग थे, ठीक है, एंड्रू मार्वेल आएंगे अभी, अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो भी राइटर हैं, काफ़ी अच्छे पोएम है वो। उनकी एक पोएम है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, बहुत फेमस पोएम है। ये सारे मिल करके इनका केस लड़े, और जो इनका इम्प्रिजनमेंट था उससे बाहर निकाल के ले आए इनको, फाइन वगैरह जमा करके। ठीक है, तो इसलिए इनके भाई का बहुत बड़ा रोल है इनके लाइफ में, नहीं तो शायद ये उसी में जो है रह गए होते। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, इनका ये जो पीरियड चल रहा था इस समय को मिटा दे थोड़ा बहुत। एक लाइन में समझिए, मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, ठीक है, जो पीरियड था वो रिलीजियस फ्लक्स एंड पॉलिटिकल अपीवल्स। ठीक है, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस समय। क्यों हो रही थी, उसके रीजन समझिए पीछे। रीजन उसके पीछे ये था, पब्लिक जागरूक हो रही थी, पब्लिक प्रोटेस्टेंट ज़्यादा बन रही थी। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे पूरे यूरोप में, ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा है। परसेंटेज देखेंगे लगभग 52-54% के आसपास है, 52 या 54% है प्रोटेस्टेंट, उनसे कम है बाकी। ठीक है, आज की तारीख में बता रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट का ये नहीं मतलब है कि वो ईश्वर का विरोध करते हैं, ध्यान रखिएगा। दे डू नॉट नो
negate the existence of God. They negate the practices or activities made by the religious teachers or religious practices. ठीक है, उसका विरोध करते हैं ये प्रोटेस्टेंट. ठीक है, ईश्वर है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं, जीसस है उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीसस के नाम पे जो तमाम चीजें बना दी गई उसका विरोध करते हैं. तो प्रोटेस्टेंट है सारे. ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ से आई स्टार्ट करके देखिए यहाँ पे. इनको बिलेटेड एलिजाबेथन भी कहा जाता है. बिलेटेड एलिजाबेथन. एक्चुअली जो एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ का शासन कब तक था? हाँ जी, कल बताए हैं 1558 से लेकर के 1603. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ 1558 से लेकर के 1603 तक थी. ठीक है, क्योंकि देखो इनके नाम में क्वीन लगा है बट उनकी शादी वादी नहीं हुई थी. ठीक है, अदरवाइज ग्रामेटिकली देखा जाए तो क्वीन तो किंग का अपोजिट है, बट फिर भी इनको क्वीन कहा जाता है. क्वीन एलिजाबेथ. इसकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद इनका भतीजा है. ठीक है, जिसका नाम है जेम्स वन. ये बनता है राजा 1603 से लेकर 1625 तक. ठीक है, जेम्स वन है स्कॉटलैंड का. तो स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे. ठीक है, जॉन वैंथम करके एक व्यक्ति था, तो वो बहुत तेजी से ग्रो किया था, तो बहुत मतलब वहां पे चल रहा था. जेम्स वन है, ये इंग्लैंड में है, और यही जेम्स सिक्स कहलाता है स्कॉटलैंड में. ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही आदमी है. आदमी एक, राजा दो स्टेट का, मतलब दो अलग अलग उसका है. एक जगह उसको कहा जाता है जेम्स सिक्स और एक जगह कहा जाता है जेम्स वन. ठीक है, और इसी को ही जैकब कहा जाता था. जैकब, तो इसके पीरियड को जैकोबियन कहा जाता है. जैकोबियन पीरियड. ठीक है, तो जैकोबियन पीरियड कब से कब तक हो जाएगा? हाँ, 1603 से लेकर 1625 तक. ठीक है, इसके बाद इसी का बेटा होता है चार्ल्स वन. सिक्सटीन 1625 से लेकर के 1649. ठीक है, चार्ल्स वन को कैरोलिन कहते थे. कैरोलिन, तो चार्ल्स वन को कैरोलिन कहते थे. इसके पीरियड पर नाम है कैरोलिन पीरियड कहते हैं इसको. कैरोलिन पीरियड. ठीक है, 1649 तक हमने लिखा है यहाँ पे. 1649 में एक्चुअल में क्या होता है, जो चार्ल्स वन है ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है, और जो राज्य का पैसा होता है अपनी लग्जरी पे ज़्यादा खर्च करता है. बाद में इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं इसी चीज़ का. ठीक है, कि आप राज्य के पैसों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, और ये चार्ज प्रूव होता है. प्रूव होने के बाद इनको फांसी की सज़ा दी जाती है. फांसी भी नहीं, इसको कहिए सही तरीके से बी हेडिंग का सजा दी जाती है. सर कलम, हाँ हिंदी में जो कहते हैं ना सर कलम की, तो बी हेडिंग की सजा दी जाती है. और सजा भी ऐसे नहीं कि ले गए कमरे में मार दिए, ऐसा भी नहीं. बहुत बढ़िया, मतलब पब्लिक के बीच में मंच बनाया गया, पूरी हजारों की भीड़ जुटाई गई, एक ऊंचाई के मंच पर इनको रख दिया गया, इनको बांध दिया गया, और एक बड़े से तलवार लिया, यूं मारा. और ऐसा बताया जाता है, मतलब लिखा हुआ मिलता है कि जब मारा, मतलब जो काटने वाले ने, तो इनकी गर्दन दूर जाके पब्लिक में गिरी. इतनी बुरी तरह से मतलब इनको सजा दी गई थी. तो इतिहास में पहली बार है कोई राजा को इस तरह की सजा मिले, नहीं तो राजा ही सबकी सजा सबको सजा देता रहता था. ठीक है, तो ये चार्ल्स वन की यहाँ पे डेथ हो जाती है, मतलब इसको बिहेड कर दिया जाता है. बेसिकली एग्जीक्यूट वर्ड है वहाँ पे. ठीक, एग्जीक्यूट. ठीक है, बट वो एग्जीक्यूशन है जो वो बिहेडिंग है. इसके बाद अब सोचो ऐसे
मतलब इतना इस समय स्थिति खराब हो तो कोई राजा बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहा। ठीक है, मतलब किसी को बनाना भी चाहे तो बोले पब्लिक इतनी जागरूक है कि राजा को जब काट डाले तो तब कौन राजा बनना चाहेगा? तो कोई राजा नहीं बन रहा था इस बीच में। तो इनके जो पार्लियामेंट में एक थे क्रॉमवेल। ठीक है, क्रॉमवेल ने इसको गद्दी को संभाला, यानी जो राज्य का होता हेड बनने वो तैयार हो गया। तो 1649 से लेकर के 1659 तक क्रॉमवेल राजा रहे। इसके बाद 1 साल तक इनका बेटा रहा विलियम क्रॉमवेल, वो भी क्रॉमवेल है। ठीक है, ये भी 1 साल तक बना, तुरंत इसने रिजाइन कर दिया, बोला हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनका बेटा क्रॉमवेल का, विलियम क्रॉमवेल। तो ये जो 10 साल का पीरियड है 1649 से लेकर के 1659 या 1660 तक, ठीक है, इस पीरियड को इंटरजेनम पीरियड कहते हैं। इंटरजेनम, ठीक है, इंटरजेनम पीरियड या अंतरिम पीरियड एक तरह से कह सकते हैं। अंतरिम मतलब उसमें कोई राजा नहीं था, बट शासन जो चल रहा था, ये पार्लियामेंट्रियन थे बेसिकली ये। ठीक है, इनके ये चला रहे थे, तो इंटरजेनम पीरियड कहा जाता है। 1660 में फिर से चार्ल्स वन का बेटा जो चार्ल्स टू है, ठीक है, ध्यान से सुने हिस्ट्री को, चार्ल्स वन का बेटा जो चार्ल्स टू है, ये वापस राजा बन जाता है। मजे की बात है यहाँ पे, मैंने आपको कहा कि जब फिर से मतलब जब किंगशिप रिस्टोर होता है तो इनको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, जब 1660 में वापस चार्ल्स टू का बेटा, चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू राजा बनता है। ठीक है, तो जो स्टेट है या किंगशिप है वो रिस्टोर हो जाता है, नहीं जो राजशाही है इंग्लैंड में फिर से रिस्टोर हो जाता है। जब रिस्टोर हो जाता है तो इस पीरियड को कहा जाता है रिस्टोरेशन पीरियड। लिटरेचर नाम सुनते रहिएगा ध्यान से, बार बार आएगा। रिस्टोरेशन, ये रिस्टोरेशन 1660 में हुआ। कौन किया? चार्ल्स टू। ठीक है, चार्ल्स वन का बेटा है चार्ल्स टू। तो जब चार्ल्स टू वापस आ गया, राजशाही फिर से वापस आ गई, तो इस चीज को कहा गया रिस्टोरेशन पीरियड। तो जब कभी भी बात आए कि रिस्टोरेशन पीरियड कब से है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1660 और उसके बाद वाले को लेकर के। ठीक है, बाद वाला वैसे 1685 तक काउंट करते हैं, कुछ लोग 1700 तक काउंट कर लेते हैं। ठीक है, बट मोटी मोटा जो चार्ल्स टू था वो 85 तक था। तो 85 तक को आप मानिए ही मानिए, उसके बाद का आप भले ना मानिए। तो 1685 तक आप रिस्टोरेशन पीरियड मानिए, 1660 से लेकर के 85 तक चार्ल्स टू। अब वापस आते हैं मिल्टन पे कि आखिर जो हमने इतिहास बताया इसका मतलब इसका क्या रिलेशन है। जो जॉन मिल्टन थे प्रोटेस्टेंट थे। चार्ल्स वन जब ये मतलब इसको जो बीहेड किया गया, बीहेड तक पहुंचाने में, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ही वॉज अ प्रोज राइटर, ट्रेटाइज लिखते थे, पॉम्पलेट लिखते थे। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट पॉम्पलेट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, सुने होंगे ना, प्रेस की स्वतंत्रता। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू आर्ग्यू फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इनकी एक बुक है एरोपगीतिका, AEROPAGIPA, ठीक है, ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए 1644 में लिखा गया था। पहली बार इन्होंने एडवोकेसी की इसकी। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू आर्ग्यू फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। आप सिर्फ सोचो कि जो इतना आर्ग्यू किया है कि मतलब अपनी तो छोड़िए दूसरों को लोग के लिए भी, और इतना ज़्यादा लिखते थे, इतना ज़्यादा लिखते थे कि पूरी जनता को जागरूक कर डाले थे, और उसी में जो है राजा के हाथ तक पहुंचा दिए। ठीक है, फांसी की स्थिति पहुंच गई उनकी। आप सोचो कि उसी का लड़का अगर राजा बन जाए तो क्या करेगा है? अच्छा, जब इंटरजेनरल पीरियड मिला, इनको जॉब भी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, फॉरेन सेक्रेटरी टाइप मतलब उस लेवल की नौकरी मिल गई, बंगला मिल गया घर रहने के लिए। और जब ही चार्ल्स टू वापस आता है, ठीक है,
सब हटा दिया, वापस इनको जेल में डाल देता है, फाइन लग जाता है। फिर इनका भाई जो होता है ये अलेक्जेंडर, काफ़ी लड़ता है केस वगैरह और उसे छुड़ा करके निकालता है बाहर इनको, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ रही है काफ़ी डिस्टर्ब रही है, क्योंकि ये बड़ा क्रांतिकारी माइंडेड थे। हाँ, बचपन से इनकी जो पढ़ाई लिखाई रही है काफ़ी अच्छा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, ग्रेजुएशन वहाँ से किया और काफ़ी सुंदर थे और काफ़ी लिखने में अच्छा थे, तो इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता है, लेडी ऑफ द क्राइस्ट। ये टाइटल अगर मिला है तो इन्हीं को मिला है, लेडी ऑफ द क्राइस्ट, मतलब काफ़ी सुंदर थे, इसलिए इनको कहा जाता है। तो देखो एमसीक्यू पेपर आप लोग का कभी भी एमसीक्यू में कोई भी तरीके का पूछा जा सकता है। आप ये समझिए कि 100 अगर एमसीक्यू आते हैं तो 40 तो इजी रखे जाते हैं, 40 से 50 तक। उसके बाद थोड़े टफ रखे जाते हैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा टफ रखे जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए कि हाँ जो बहुत अच्छा बच्चा है वो सारे कर डाले। तो ये आ सकता है कभी भी क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लेडी ऑफ द क्राइस्ट, ठीक। तो आप जॉन मिल्टन को करेंगे, क्लियर। 75 करनी होती है, 75 करनी होती है कोई। हाँ तो अब देखो अगर 100 कर दिया तो नहीं, अभी तो 75 है, 100 में से 75 करने हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा आ गया एग्जाम जिसमें 100 में 100 करने हो, ऑप्शन ना मिले तो आपके तो आंसर क्वेश्चन तो आना चाहिए ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे तो इनकी जो लाइफ रही है काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। स्पेशली ये बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के थे, प्यूरिटन्स थे। प्यूरिटन मतलब है ये ना समझिए कि केवल पूजा करने का मतलब पुजारी, ऐसे नहीं है। प्यूरिटन्स मतलब है ये वो ग्रुप था जो पूजा करना चाहता था लेकिन अपने तरीके से, ठीक है। ये जो उनका ग्रुप था रिलीजियस रिफॉर्मेशन का ग्रुप था बेसिकली। प्यूरिटन्स उसमें बहुत तेजी से ग्रो किया। वही प्यूरिटन्स पहले भी प्रोटेस्टेंट बाद में कहलाया, बाद में प्रोटेस्टेंट कहलाया, ठीक है। पहले भी थे बाद में भी थे। तो आज की तारीख में वहाँ प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है संख्या में। इनकी डेथ होती है 1674 में। एक चीज़ और हो जाता है इनकी लाइफ में, इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, इतना ज़्यादा इनकी लाइफ व्यस्त रही कि इनकी 1652 में, ठीक है, 1652 ही बिकेम ब्लाइंड। 1652, ठीक है, लगभग 44 साल की एज में इनकी आंख की रोशनी चली जाती है। और ऐसा बताया जाता है, कुछ राइटर्स कहते हैं, ठीक है, कुछ इनकी बायोग्राफीज में भी लिखी मिली हुई है कि जो इनकी मदर थी सारा, इनकी आईसाइट शुरू से वीक थी और हो सकता है कि जेनेटिकली वो इफेक्ट बच्चे में भी गया हो, ठीक। अब जो लोग बायोलॉजी पढ़े वो बता सकते हैं कि क्या अगर माँ बाप का रोशनी कम है तो बच्चे की भी कम, ये मुझे नहीं आइडिया है इसके बारे में, सो आई कांट क्लेम। बट ये सच है कि इनकी माँ की रोशनी आँख की कम थी, तो शायद कुछ राइटर्स का मानना है कि हो सकता है कि यही इफेक्ट चला गया हो बच्चे में। 44 की एज में भी आईसाइट चली जाती है, ठीक है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे लिखे। इनकी जो सबसे गोल्डन पीरियड राइटिंग का रहा है 1640 से लेकर के 50s के बीच में, 1640 से लेकर 15 के बीच में। और बहुत सारे पोएम्स इन्होंने बहुत पहले लिखे थे, जब ये 12, 14 साल, 15 साल के थे, ठीक है। बट उसमें सारी पोएम्स पब्लिश नहीं किया इन्होंने, बहुत सारे पोएम्स बहुत बाद में पब्लिश किया, ठीक है। इवन पैराडाइज लास्ट जो इनका सबसे फेमस बुक माना जाता है, पैराडाइज लास्ट, वो बुक 1658-9 के आसपास पब्लिश होती है। कुछ राइटर्स का मानना है कि 1640s में लिख करके रखे थे, ये 40s में लिख करके रखे थे, लेकिन उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेंड दोनों बुक, ठीक है। तो इनके जो वर्क्स हैं काफ़ी फेमस है। कुछ वर्क्स के नाम हम बता देते हैं आपको। शादियाँ इन्होंने 3 शादियाँ की थी, ठीक है। अब वो खैर उनकी शादी वादी अब थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट जानकारी के लिए 3 शादियाँ की थी। नाम अगर देखना है तो मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक एंड एलिजाबेथ मिंसल, ठीक है। ये 3 थी, खैर वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। बुक का नाम है जैसे एल एलेग्रो। एक जो सबसे पहली बुक इनकी पब्लिश हुई थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1629 में। ये पोएम लिखा था इन्होंने, बचपन में पब्लिश हुई थी इनकी और बहुत फेमस पोएम मानी गई थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इसके बाद सेकंड पेंसरेसो है,
लिसिडास है, काफ़ी फेमस पोएम है। कॉमूस है, फेमस है। ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। सैमसंग एगोनिस्टीज है। फिर पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेंट, एरोप्रगतिका, ये बहुत सारे पोएम्स हैं इनकी, ठीक है। ए ट्रीटाइज ऑन सिविल वार, बेसिकली जो 1642 से लेकर के 1642 से लेकर के 1648 का पीरियड है, यहाँ कहा जाता है सिविल वार पीरियड। सिविल वार पीरियड, ये जो पीरियड था काफी अपहीवल्स था उस समय, रिलीजियसली प्लस पॉलिटिकली आल्सो। और इसका रीजन रहा है कि इनके राइटिंग्स में भी वो सारी चीजें मिली हैं। ये प्रोज भी लिखते थे, पोएट्री भी लिखते थे, ट्रीटाइज लिखे हैं, पॉम्पलेटर हैं, तो और बाकी जो एपिक तो है ही है इनका, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेंट, ठीक है। सो बहुत सारी इनकी राइटिंग्स हैं, वैरायटी ऑफ राइटिंग्स, और बहुत ही इनकी रही। हाँ, इनकी जो डेथ होती है एट द एज ऑफ 66 ईयर्स के एज में इनकी डेथ हो जाती है गाउट की वजह से, ठीक है। गाउट की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिज बायोग्राफी। कुछ छूट रहा हो तो पूछ लीजिए, बता दें। नहीं तो अभी हम लोग ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ लेते हैं। Okay, so our next poem is on his blindness. Okay, on his blindness. जैसा कि मैंने बताया कि जो मिल्टन थे ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, मतलब अगर इनकी बायोग्राफी या इनके बारे में अगर पढ़िए तो आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा कोई राइटर पढ़ा ही नहीं है, इतनी मेहनती थे, इतने पढ़ते थे। इनकी जब आई साइड चली गई तब इनको बड़ा अफसोस टाइप लगा कि मतलब हम इतना पढ़ रहे हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी आई साइड क्यों चली गई, ठीक है। एक जो मन में क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ ही क्यों, ये एक ह्यूमन थॉट है, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आपके मन में आएगा मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, हमने क्या पाप कर दिया, यही चीज़ इनके मन में भी आता है। और इसी चीज़ को सोचने के बाद इनको जो अंदर से रिप्लाई मिलता है, ठीक है, ये मन में जो प्रश्न आता है कि मेरे साथ ही क्यों, और इसके बाद इसका जो रिप्लाई निकलता है, यही दोनों चीज़ इस पोएम में है, ठीक है। ये पोएम एक सोनेट है, ठीक है, ये सोनेट है, लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक, सोनेट नंबर 16, ओके। सो मैंने जब सोनेट के टाइप्स बताए थे उसमें एक टाइप बताया था मिल्टॉनिक सोनेट भी, ठीक है। तो मिल्टॉनिक सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? 8+6, यानी 8 लाइन का एक ग्रुप होगा, 6 लाइन का एक ग्रुप होगा, यानी 8 लाइन का स्टेंजा होगा, एक 6 लाइन का होगा। 8 लाइन वाले क्या कहते हैं? ऑक्टेव या ऑक्टेट, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? सेस्टेट, ठीक है, सेस्टेट। इनका स्कीम क्या होगा? हाँ जी, A B A हाँ हाँ, फिर हाँ, ABBA CDE। देखो एक नंबर के MCQ है, हम बार बार कहते हैं, जो 3-4 पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसको भी रट जा लो। पेट्रार्कन का भी यही है, जो यहाँ E है, यहाँ पे कई बार CDC भी मिलता है, ठीक है, और CDE भी मिलता है, तो दोनों में से कोई भी रहे, दोनों पेट्रार्कन का ही पार्ट है। सो मिल्टन फॉलोड पेट्रार्कन पैटर्न, लेकिन इनको अलग क्यों कर दिया गया कि मिल्टॉनिक सोनेट अलग हो गया है? क्यों? हाँ, इसके 2 रीजन रहे। एक तो पहला सब्जेक्ट, जो इनका सब्जेक्ट है क्या है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके जो सब्जेक्ट होगा कॉम्प्लेक्स मैटर होगा, कोई भी चीज होगा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि पेट्रार्कन में क्या होता था? सब्जेक्ट मैटर
लव, ठीक है, वो लव पोएट्री कही जाती है। वहां पे लव था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा होगा ऑब्स्क्योर होगा, ये मतलब अनक्लियर होगा, बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी, बड़ा कंफ्यूजन टाइप फील होगा आपको, एक कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी, ठीक है। और हाँ, लैक ऑफ क्लैरिटी फील होगा आपको। ये सारे कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मिल्टन का जो सोनेट का स्टाइल वो अलग हो जाता है, ठीक है। एक तो थीम हो गया और दूसरा जो है लाइन लेंथ, ठीक है। जो इनके लाइन है, पोएम्स की लाइन है, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, आयाम्बिक पेंटामीटर में होना चाहिए, यानी 10 सिलेबिक होना चाहिए। लेकिन इनकी कोई कोई लाइन 10 सिलेबिक ना होकर के 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। आप देखेंगे, गिनेंगे तो मिलेगा भी आपको। तो इनकी जो लाइन है, जैसे लाइन मान लीजिए कि आपकी लाइन ये पेज है और आपकी लाइन यहाँ तक ऐसे जा रही है, ठीक, इतना। इनकी एक एक लाइन आपकी लंबी मिल जाएगी, ऐसे यहाँ तक मिल जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं दिया रहेगा बुक में तो यहाँ तक ले आके दे देगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटी सी लाइन कर देगा, ऐसा भी लिखा मिल जाता है। तो इसको कहते हैं इंजैम्बमेंट। क्या कहते हैं? हाँ, इंजैम्बमेंट, ठीक है। या रन ओवर द लाइन, रन ओवर द लाइन मतलब लाइन से बाहर जाकर के होना, ठीक है। तो रन ओवर द लाइन, तो इनकी जो पोएम होगी इसमें एक एक लाइन कहीं कहीं बीच में, इनके जो सोनेट्स हैं उसमें आप देखेंगे कोई लाइन बड़ी मिल जाएगी, आयम्बिक पेंटामीटर से भी बड़ी हो जाएगी, वो हेक्सा हो सकता है, सेप्टेटा भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है विदाउट मीटर ही हो, मतलब आयम्बिक ना फॉलो कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो रन ओवर द लाइन मिलेगा उसमें, या इंजैम्बमेंट कहते हैं इसका, सही टेक्निकल नाम है इंजैम्बमेंट, ठीक है। ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है इंजैम्बमेंट, ठीक है, शायद बताना भूल गए थे तो आप नोट कर सकते हैं वहां पे भी इंजैम्बमेंट। ये रन ओवर द लाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक दो चीजें हैं जो पेट्रार्कन से मिल्टॉनिक सोनेट को अलग करता है, इसीलिए एक नई वैरायटी हो जाती है सोनेट की, मिल्टॉनिक सोनेट, ठीक है। हालांकि मिल्टन के अलावा इसको कोई फॉलो नहीं किया, इसलिए केवल मिल्टन ही फॉलो किए हैं, बट उनके नाम पे मिल्टॉनिक सोनेट कहते हैं। वो वेरिएशन है पेट्रार्कन सोनेट का, ठीक है। नाउ लेट अस सी द पोएम। पाँच मिनट है, कल कर लेते हैं तब।